बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ अवान, जिन्हें फ़िरदौस आपा कहकर भी पुकारा जाता है, उन्हें कौन नहीं जानता। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ़ के दौर में वफ़ाक़ी वज़ीर रहीं, पीपल्स पार्टी के दौर में वफ़ाक़ी वज़ीर रहीं, इमरान ख़ान साहब के दौर में अपने हलके से इलेक्शन तो ना जीत सकीं, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान ने उन्हें इत्तलात व नशरियात का मामले ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया। और आपको याद होगा कि जब वो मामले ख़ुसूसी थी इत्तलात व नशरियात की, तो बड़े बड़े दावे करती थी कि फ़लाँ बंदा गिरफ़्तार होगा, फ़लाँ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, चंद दिन का इंतज़ार करें। तो जो वो कहती थी, चंद दिन के बाद वो हो जाता था। अब फ़िरदौस आपा ने एक और बड़ा दावा किया है, और दावा है यूट्यूबर के ख़िलाफ़, जिसमें कार्रवाई का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। एक तो इसकी तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़ुल हक़ साहब ने बड़ा हैरान कर देने वाला दावा किया है। सब उस दावे को सुन के हैरान तो क्या, हक्का बक्का रह गए। इजाज़ुल हक़ साहब ने क्या दावा किया है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफ़सीलात शेयर करेंगे। और इमरान ख़ान साहब की रिहाई की क्या मौलाना फ़ज़ल रहमान ने एस्टेब्लिशमेंट से कोई शर्त रखी है? शर्त रखी है तो क्यों रखी है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ एक और फ़ैसला, लीगल टीम की नाकामी, ये क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज फ़िरदौस आपा साहिबा इस्लामाबाद में थीं, शहर इक़्तिदार में थीं, और नेशनल प्रेस क्लब में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़िरदौस आशिक़ अवान यानी फ़िरदौस आपा साहिबा ने एक तो ये ऐलान किया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड कर लिया है, और जो फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके फ़ैसलों को सराहा, उसकी तारीफ़ की कि बड़े अच्छे फ़ैसले किए गए हैं पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से, मुआशी बहरान के ख़ात्मे के हवाले से। और फिर ये तमाम बातें करते हुए फ़िरदौस आपा ने कहा कि कुछ यूट्यूबर्स बैरून मुल्क में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और जो खुफिया एजेंसियां हैं, यानी जो हमारे मुल्क जो दुश्मन एजेंसियां हैं, वो उन यूट्यूबर्स को इस्तेमाल कर रही हैं। अब फ़िरदौस आशिक़ अवान साहबा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा जो बात नज़र आती है वो ग़ालिबन मेजर आदिल राजा के हवाले से था, उनकी तरफ इशारा कर रही थी। हो सकता है कुछ और भी यूट्यूबर्स हैं जो अमेरिका में बैठ के इसी किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़, कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़। एक तो वो पीरज़ादा साहब हैं, वो तो आजकल बहुत आगे जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और कभी यही पीरज़ादा साहब जो हैं वो फ़ौज को बड़ा पसंद करते थे, फ़ौज की इंटरवेंशन को, फ़ौज की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को बड़ा पसंद करते थे। आज उसी फ़ौज के ख़िलाफ़ हुए हैं, जहाँ से वजीफ़ा मिलता था, आज उन्हीं के ख़िलाफ़ बात करते हैं। लेकिन बहरहाल फ़िरदौस आशिक़ अवान साहब ने कहा, एक पहले तो एक लतीफ़ा सुनाया। अब वो लतीफ़ा भी बड़ा अजीब और मुनफ़रद सा है। लतीफ़ा ये सुनाया फ़िरदौस आपा ने कि यूट्यूब से अगर ट्यूब पंचर हो जाए तो यूँ किसी काम का नहीं रहता। और फिर वो ये भी कहते हैं, बल्कि इस पे अगर हम बात करें कि यूट्यूब से अगर ट्यूब पंचर हो जाए तो यूँ किसी काम का नहीं रहता, अगर ट्यूब से यूँ निकाल दें तो ट्यूब भी किसी काम की नहीं रहती। यानी जो एप्लीकेशन या जो वेबसाइट है यूट्यूब की, ये यू के साथ है, और यू जो है वो ट्यूब के साथ है, ट्यूब यू के साथ है। यानी अगर यूट्यूब पर जो सारिफीन हैं वो अगर कंटेंट बनाना बंद कर दें तो ट्यूब कैसे चलेगी, और अगर ट्यूब ना रहेगी तो कंटेंट बनाने वाले तो किसी और वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये दावा किया कि कई यूट्यूबर्स की जो ट्यूब है वो पंक्चर हो चुकी है, और कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनकी ट्यूब जो है वो पंचर होना रहती है। तो ये जो उनकी बात थी कि कुछ रहते हैं यूट्यूबर जिनकी ट्यूब पंचर होना बाकी है, ये फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा को ऐसे बात नहीं करनी थी। जैसे कि मैंने कहा कि बड़ी पहुंची हुई शख्सियत हैं,
और ग़ालिबन गैब का इल्म भी जानती हैं। इमरान खान साहब के दौर में तो ये होता था, कहती थी कि शाहिद खाकान अब्बासी पकड़े जाएंगे, फ़लाँ पकड़ा जाएगा, वो भी बहुत बोलता है, वो भी पकड़ा जाएगा, तो वो सब कुछ हो जाता था। अब देखते हैं कि किन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ आइंदा आने वाले दिनों में कोई एक्शन होता है, कार्रवाई होती है। और पाकिस्तान में हैं, वो पाकिस्तान के बाहर हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर किसी यूट्यूबर ने, पहले तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा है तो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को गायब करना और कोर्ट ऑफ लॉ में पेश ना करना, इसका कोई जवाज़ नहीं। तो देखते हैं फिरदौस आशिक अवान साहबा ने जो दावा किया है, इस पर आइंदा आने वाले दिनों में किसके ख़िलाफ़ और कब एक्शन होता है। इजाज़ उल हक साहब ने आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने 3 दावे किए हैं। 2 दावे तो कोई हैरान कर देने वाले नहीं, लेकिन जो तीसरा दावा इजाज़ उल हक साहब का, वो बड़ा हैरान कर देने वाला है और सबको उस दावे ने हैरान कर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि इजाज़ उल हक साहब ने कि नज़र आ रहा है कि किसी को चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाना मकसूद है और इंतज़ामिया को पैगामात दिए जा रहे हैं कि फ़लाँ पार्टी को सपोर्ट करना है। अब ये बड़ा संगीन और हसास नोयत का एलिगेशन है, दरअसल दावा नहीं, इल्ज़ाम है। अब इस पे अगर कहा जाए इजाज़ उल हक साहब से कि आपके पास कोई प्रूफ है कि किसको चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाना मकसूद है, क्योंकि नून लीग अगर ये कह रही है कि नवाज़ शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, क्या नून लीग अपने बयानी में ये कहे कि नवाज़ शरीफ को हमने वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाना, वो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते, अवाम उनके साथ नहीं। हर सियासी जमात अपनी जीत का दावा करती है। अब बदकिस्मती कह लें इजाज़ उल हक साहब की, तो एक सिंगल जमात ही नज़र आती है, वन मैन शो नज़र आता है। पीपल्स पार्टी की बात करें, पीपल्स पार्टी भी कहते हैं कि पंजाब में हम हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में हुकूमत बना के मरकज़ में हम हुकूमत बनाएंगे। अब पंजाब में क्या असर व रसूख है, क्या पॉपुलैरिटी है पीपल्स पार्टी की, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सिंध में वो पॉपुलर हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ जो सियासी जमात भी मत्था लगाने की कोशिश करेगी, उसको नाकामी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सिंध आज के दिन तक और आइंदा आने वाले कई सालों तक लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ, बेशक उनकी लीडरशिप जेल में है, आज भी पीपल्स पार्टी अपना तहरीक इंसाफ दावा करती है कि इलेक्शन करवाएं, हम क्लीन स्वीप करेंगे। तो कोई सियासी जमात ये नहीं कहती कि हम हार जाएंगे। नून लीग कह रही है कि नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, तो सारी सियासी जमातें इसी किस्म का बयान देती हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो इजाज़ उल हक साहब ने दावा किया, इस पर इनको कोई प्रूफ है तो देना चाहिए, अदरवाइज़ तो ये इदारों के ऊपर इजाज़ उल हक साहब बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। या तो इलेक्शन कमीशन पे या इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम है इजाज़ उल हक साहब का। दूसरी उन्होंने बात की, अब ये बात ही बड़ी नोट करने की, जो दावा किया कि मेरी कुछ सियासी जमातों के साथ बातचीत चल रही है जो मुल्क के लिए दर्द रखती हैं, जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हैं। जल्द मैं अपने इस हवाले से फ़ैसले का, अलायंस का ऐलान करूँगा, और जब तक हम बैठ नहीं जाते तब तक तो कोई बात या कोई ऐलान नहीं हो सकता। अब ये वही इजाज़ उल हक साहब हैं जिन्होंने पीटीआई के साथ अलायंस का ऐलान किया था, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करके कि डट के इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ, और फिर जब देखा कि खान साहब गिरफ़्तार हो गए हैं, 9 मई का वाक़या हो गया है, तो पतली गली से निकले और कहा कि मैंने तो पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ कोई अलायंस ही नहीं किया था, अब किसी और के साथ अलायंस करने की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कि क्या हैरान कर देने वाला दावा इजाज़ उल हक साहब ने किया। 2 बातें इन्होंने की नाज़रीन, दोनों हैरान कर देने वाली, 2 सिर्फ जुमले हैं। एक तो कहते हैं कि मार्शला कभी मसाइल का हल नहीं होता। अब ये आपने जहन में बिठा लें कि क्या कह रहे हैं इजाज़ उल हक साहब के, मार्शला कभी मसाइल का हल नहीं होता, कभी मार्शला को सपोर्ट नहीं किया। अब इसमें नाज़रीन कह के लगने चाहिए, हैरान होना अपनी जगह पे, लेकिन कह के लगने चाहिए कि वाह इजाज़ उल हक साहब ने क्या लतीफ़ा सुनाया है। क्या कहते हैं, कभी मार्शला को सपोर्ट नहीं किया, मार्शला कभी मसाइल का हल नहीं। तो जब जनाब के वालिद ज़िया उल हक साहब सदर बने हुए थे पाकिस्तान के, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट के, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट के ज़िया उल हक साहब सदर बने थे, और 90 दिन का इलेक्शन करवाने का वादा करके, और फिर 11 साल तक सदर बन के मुसल्लत रहे। क्या कभी अपने वालिद साहब को भी कहा कि मार्शला मसाइल का हल नहीं, और फिर क्या कभी अपने वालिद के मार्शला के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज किया, कोई ऐसा बयान दिया कि मैं मार्शला को सपोर्ट नहीं करता, अपने वालिद के मार्शला के साथ नहीं हूँ?
मैं जमहूरियत को सपोर्ट करता हूँ, कोई बयान नहीं, चलें इसको भी छोड़ दें, वालिद का है तो चलें खामोशी रखते हैं। परवेज़ मुशर्रफ का दौर का जब परवेज़ मुशर्रफ का माशरा लगा, नवाज शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ तो नवाज शरीफ की हुकूमत में मिनिस्टर थे। 1999 में, अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत के मिनिस्टर थे। तो जब 1999 का मार्शल लगा तो क्या परवेज़ मुशर्रफ की मुखालफत की, परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एहतजाज मुजाहरे किए? नहीं किए, बल्कि उल्टा नून लीग को छोड़ के काफ लीग का हिस्सा बन के परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वजारत संभाल ली थी। तो बात क्या कर रहे हैं, मार्शला कभी मसाइल का हल नहीं और कभी मार्शला को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये हकीकत है, ये सदाकत है कि पहला मार्शला जो उन्होंने देखा तो पुराना भी होगा यूब खान वाला, लेकिन पहला मार्शला जिसमें ये खूब हुकूमत इंजॉय कर रहे थे वो इनके वालिद का था, और दूसरा मार्शला जिसमें हुकूमत को, मिनिस्ट्री को बाकायदा तौर पे इंजॉय कर रहे थे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का था। लेकिन बातें जमहूरियत की कि मार्शला मसाइल का हल नहीं और कभी मार्शला को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन लड्डू भी मार्शला में खाए हैं, मज़े भी मार्शला में उड़ाए हैं। अब आ जाते हैं मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया है। उस बयान से ऐसा तासुर मिलता है कि जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ये शर्त रख रहे हैं कि इलेक्शन कराने से पहले इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। अब इस बयान के जो मंदरजात हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ, और फिर इस बयान में ऐसी कौन सी बात है कि इमरान खान साहब की रिहाई की क्या कोई शर्त रखी है मौलाना फजल रहमान साहब ने, या एक सियासी यूनियत का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। मौलाना साहब ने पेशावर में एक तकरीब में खिताब किया। मौलाना साहब कहते हैं कि मेरा मुखालिफ जेल में हो तो उसके ख़िलाफ़ जलसा करने का मज़ा नहीं आता, जिससे जंग करता हूँ उसके हाथ खुले होने चाहिए, मेरे हाथ खुले हैं तो दूसरे के हाथ भी खुले होने चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हर सियासतदान जेल से बाहर हो। एक सफ़ीर ने, मौलाना साहब कहते हैं कि सफ़ीर ने इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी पर तशवीश का इज़हार किया, तो मैंने उसको जवाब दिया कि ये तशवीश का इज़हार उस वक्त भी करते जब 3 मरतबा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जेल में गया था, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था, और कहा कि अगर वो नहीं बचा तो फिर बाहर कोई भी नहीं रहेगा। इस पूरे बयान को मैं एक सियासी नज़र से देख रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक सियासी बयान दिया है, और किसी जगह पे ये नहीं कहा कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। ये कहा है कि अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ जलसा, अगर वो जेल में हो तो जलसा करने का मज़ा नहीं आता, यानी इंजॉयमेंट नहीं आती, जलसा करना तो मजबूरी है। दूसरा जुमला है कि जिससे जंग करता हूँ उसके हाथ खुले होने चाहिए, मेरे हाथ खुले हैं तो दूसरे के भी खुले होने चाहिए। तो इसमें भी मौलाना साहब ने कहीं नहीं कहा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने केसेस बनाए गए हैं झूठे केसेस हैं, बेबुनियाद केसेस हैं और सियासी केसेस हैं, इनको वापस लिया जाए और इमरान खान को रिहा किया जाए। ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि उल्टा ये कहते हैं कि एक डिप्लोमेट ने जब इमरान खान की गिरफ़्तारी पे तशवीश का इजहार किया तो मैंने कहा इमरान खान की अपना नवाज शरीफ की गिरफ़्तारी पर तो नहीं बोले थे। अगर लफ्ज़ गलत कह दिया है, नाम गलत कह दिया है, दोबारा कह देता हूँ कि डिप्लोमेट ने जब इमरान खान की गिरफ़्तारी पर तशवीश का इजहार किया तो मौलाना साहब कहते हैं मैंने उसको जवाब दिया कि नवाज शरीफ 3 मरतबा का वज़ीर आज़म था, उस पर तो आपने तशवीश का इजहार नहीं किया था, तो इमरान खान की गिरफ़्तारी पर तशवीश का इजहार क्यों? तो ये एक सियासी स्टेटमेंट से ज़्यादा नहीं मौलाना फजल रहमान का बयान। तो इस पर कोई ना भंगड़े डालने की ज़रूरत है, ना कुछ और कहने की ज़रूरत है कि मौलाना साहब ने कोई शर्त रख दी है इस्टेब्लिशमेंट से कि इमरान खान साहब को रिहा करें ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ऐसी कोई बात मौलाना साहब ने नहीं की। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब की लीगल टीम से मुतल्लिक जो एक और ख़िलाफ़ फ़ैसला, ये क्या मामला है। नाज़रीन, जो इमरान खान साहब की लीगल टीम ने तोशाखाना के केस में जो एक नई मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब की आपने जो सज़ा है, यानी उन्हें ज़मानत पे रिहा तो कर दिया, लेकिन उस जजमेंट को सस्पेंड किया जाए, उसमें जो नाअहली जो इफ़ेक्ट है उसको गैर मौसर किया जाए, यानी नाअहली को भी मुअत्तल किया जाए। तो उस दरख्वास्त के ऊपर 3 एतराज़ात लगे हैं, जिसमें मतलब 2 एतराज़ात लगे हैं। एक एतराज़ तो ये है कि एक दरख्वास्त में 2 से ज़्यादा इस्तदाएँ कैसे हो सकती हैं जिसमें कन्विक्शन हो चुकी हो, और जब एक मरतबा रिलीफ मिल चुका है उसी केस में दूसरा रिलीफ लेने के लिए कोई नई दरख्वास्त कैसे आ सकती है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस दरख्वास्त को एतराज़ात के साथ फ़िक्स कर दिया है। पीर के रोज़ आमिर फ़ारूक साहब और बाबर सत्तार साहब इस केस की समाअत करेंगे। अब इसमें नाज़रीन सवाल ये है कि ये जो नाअहली की सस्पेंशन मांगी गई है, क्या ये पॉसिबल है?
नाज़रीन ये पॉसिबल नहीं है। ये इंतहाई टेक्निकल सवाल है और इसका जवाब ये है कि जो आपको कन्विक्शन होती है, आप उस पर ज़मानत लेके बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन नाअहली का ख़ात्मा नहीं होता। अब ये दरख्वास्त लेके आए हैं क्यों कि खान साहब अगर इलेक्शन होता है उनको रिहाई मिल जाएगी। वैसे तो 2 हफ्तों का दावा किया था पीटीआई की लीगल टीम के 2 हफ्तों में खान साहब बाहर होंगे। 2 हफ्ते गुजर गए, खान साहब अभी भी कई हफ्ते लग रहा है कि जेल के अंदर रहेंगे। लेकिन ये जो मामला है कि एक और नाकामी का एहतमाम किया है खान साहब की लीगल टीम ने, क्योंकि ये दरख्वास्त पीर के रोज़ या तो खारिज हो जाएगी या फिर नोटिस जारी होने के बाद ये खारिज हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि जो कन्विक्शन होती है वो तो सस्पेंड होती है, लेकिन जो जजमेंट है, जो डिस्क्वालिफिकेशन है, वो सस्पेंड नहीं होती, वो आपके साथ कैरी ऑन करती है। तो ये दरख्वास्त का अगर फ़ैसला अदालत ने ये कहा जब ये हेयरिंग के लिए आया कि हम ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर चलें फ़र्ज़ कर लें, एक मैं मिसाल आपको देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि इस केस में अदालत ने एक नई प्रेसिडेंट सेट करते हुए नाअहली को सस्पेंड कर दिया, तो फिर अपील हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा रखने का क्या जवाज़ होगा? कोई जवाज़ होगा कि उस अपील को भी ज़ेर इल्तवा रखा जाए? कोई जवाज़ नहीं होगा। तो उसका जवाज़ रखने के लिए नाअहली बरकरार रहती है, जो जजमेंट है वो बरकरार रहती है। अब अगर पीटीआई ने इसका फ़ैसला करवाना है, जो एक लीगल वे बनता है वो ये है, आप अदालत से कहें कि हमारी मेन अपील का फ़ैसला कराएं। हमारी जो पीटीआई का मौक़िफ़ है कि खान साहब के खिलाफ झूठा बेबुनियाद केस है तोशाखाना का, इसमें कुछ ही नहीं, तो एक छोटी सी दरख्वास्त दायर करें ना हाई कोर्ट में कि हमारी मेन अपील का फ़ैसला कर दें। और मेन अपील के फ़ैसले में कहीं पर ऐसा ना हो कि वो कहते हैं ना कि वो नमाज़ें बख्शवाने गए थे और रोज़े गले पड़वा बैठे, ऐसा ना हो कि फिर हाई कोर्ट से भी फ़ैसला बरकरार हो जाए और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वहाँ पर भी वो जैसे सरदार तारिक मसूद साहब मिले का बेंच मिला ना लतीफ़ खोसा साहब को परवेज़ इलाही वाले केस में, तो एक ही सवाल था लतीफ़ खोसा साहब का कि वो कानून बता दें, आइन की वो शिक बता दें जिसमें इस किस्म की ब्लैंकेट्स बेल दी जाएँ कि इस केस में भी गिरफ़्तार नहीं करना और आइंदा किसी और केस में भी गिरफ़्तार नहीं करना, अगर करना हुआ तो पहले आके इजाज़त लीजिएगा। तो फिर इस तरह के सवालात होंगे और फिर जब इस तरह के सवालात होते हैं तो फिर वकील के लिए जवाब देना नामुमकिन हो जाता है। बहरहाल देखते हैं, खान साहब की लीगल टीम की अपनी हिकमत अमली है, लेकिन लग नहीं रहा तजुर्बे की बुनियाद पे कानून के तहत जो मेरी अपनी राय है कि इस केस में रिलीफ नहीं मिलने वाला, एक और फैसला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आएगा और लीगल टीम की एक और नाकामी उसका मुकद्दर बनेगी। लेकिन बहरहाल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।